चर्चा हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब दे रहे हैं। भारत चाहता है कि बातचीत से हल निकले। सीधे आपको तस्वीर से जोड़ते हैं। Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the three guiding factors of our approach. One, India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. Two, the well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And three, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I am confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Now, Honorable Leader of the House. आदरणीय सभापति जी, बहुत तफसील में विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडल। और देखिए, एक ईरान के हमले में भारतीय की मौत हो गई है। एक दुखद खबर सामने आई है। हालांकि कई भारतीयों को वहां से निकालने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार जो हमारा सिस्टम है वो उनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच ईरान की मिसाइल ने रियाद के दक्षिण के एक सैनिटेशन फैसिलिटी और उसके पास बने रिहायशी इलाके को सीधे हिट किया है। घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 12 बांग्लादेशी मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में राहत बचाव टीमों को भेजा गया और प्रभावित इलाकों को तुरंत सील किया गया है। और देखिए, इस बीच इजराइल ने भी हमला बोला है। तो ईरान हो या फिर इजराइल, दोनों तरफ से जवाबी हमले लगातार जारी है। और ऐसे में खबर आ रही है कि लेबनान के बेरूत में इजराइल का यह तगड़ा हमला देखने को मिला है, जहां बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। तो लेबनान के बेरूत में ये हमला देखने को मिला है और इजराइल का ये हमला है। ये तस्वीर भी साथ साथ आपको दिखाएंगे इस हमले की, जहां पर लगातार ये कई ठिकाने जो है वो तबाह किए जा रहे हैं। तो ये वो इलाका, ये वो जगह जहां पर ये मिसाइल दागा गया है, ये मिसाइल गिरा है, जिसके बाद से नुकसान भी काफ़ी पहुंचा है और कुछ अवशेष जो है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर जो प्रशासनिक लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है। और देखिए, तेल अवीव में भी ईरान ने जोरदार इस बीच हमला बोला है और तेल अवीव को लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और कई यहाँ भयावह युद्ध की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इजराइल के तेल अवीव में बंकरों में भीषण आग लगी है। तो तेल अवीव में ये हमला, इजराइल के तेल अवीव में ये हमला बोला गया है। और बता दें कि इसके साथ साथ ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी मिसाइलें इस बीच डाल गई है। तेल अवीव की ये तस्वीर देखिए, जहां चारों तरफ भीषण आग लगी हुई है। कई जो गाड़ियां हैं वो भी जलकर खाक हो चुकी हैं। चारों तरफ आग की लपटें हैं और इस युद्ध की ये भयावह तस्वीर तेल अवीव से सामने आई है। और देखिए, इस बीच इजरायल एयरफोर्स का भी बड़ा दावा सामने आया है। और जब भी इजरायल अटैक कर रहा है ईरान पर, उसके साथ साथ वो सबूत भी दे आ रहा है, वो बता भी रहा है कहां कहां हमने हमले किए हैं। इजरायल एयरफोर्स ने इस बीच दावा किया है कि उसकी फाइटर टीम ने ईरानी आसमान में दाखिल एक UAV को मार गिराया है। एयरफोर्स ने इसका वीडियो और रेडियो कम्युनिकेशन भी जारी किया है, जिसमें नेविगेटर की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखिए, तेज आवाज़ आ रही है और ये नेविगेटर की आवाज़ बताई जा रही है, रेडियो कम्युनिकेशन की आवाज़ बताई जा रही है और एयरफोर्स ने इसका वीडियो जारी किया है।
את מג"ב ורואה יכול, נכון? חיובי. אלפא. और अली खामेनेई के बेटे मुस्तबा अब ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन चुका है और इसको लेकर के लगातार कई जगहों पर जश्न उत्साह भी देखने को मिल रहा है और जो खामेनेई के समर्थक है वो अपना समर्थन भी दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने अयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुस्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पूरे मिडिल ईस्ट में हमलों का सिलसिला जारी है और हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। चुनिंदा उच्च स्तरीय धर्मगुरुओं की परिषद ने मुस्तबा खामेनेई का उत्तराधिकारी के तौर पर ऐलान किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कहा यह जा रहा है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पूरे मिडिल ईस्ट में हमलों का सिलसिला जारी है। अब देखिए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और खास करके स्पीकर पद को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो गहमागहमी है वो लगातार सदन के अंदर बढ़ी हुई नजर आ रही है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को आज से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वे इन दोनों सदन में मौजूद रहें क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। वहीं बीजेपी ने भी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। तो देखिए स्पीकर पर विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। राहुल गांधी के भी कई जो ऐसे बयान है वो सामने आ चुके हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि लगता है कि राहुल गांधी अगला चुनाव रायबरेली से नहीं रावलपिंडी से लड़ेंगे क्योंकि राहुल गांधी अपने देश की बात नहीं करते, वे चीन और पाकिस्तान की सरकार के सुर में सुर मिलाते हैं। स्पीकर का चुनाव में नो कॉन्फिडेंस लाया है, इतनी बुरी तरह हारेंगे। और एक ऐसे लोकसभा के स्पीकर जिन्होंने हमेशा विपक्ष को मौका दिया, आप उठा के पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखिए, 60% लोकसभा का समय उन्होंने विपक्षी दलों को दिया है और हम 300 के करीब की मेजॉरिटी होते हुए भी हमें 40% समय ही अलॉट हुआ है। और वैसे न्यूट्रल स्पीकर के बारे में इस तरह की बेकार बात केवल राहुल गांधी ही कर सकता है। उसके अपने सांसद कंफ्यूज हैं कि हम लोग क्या करें। एक चुनाव की एक प्रक्रिया है जो उन्होंने खुद इनिशिएट किया है, लेकिन 118 से ये कितने बढ़ेंगे मुझे पूरा शक है। प्रधानमंत्री ने भी निशाना साधते हुए कहा था कि एक बड़े घराने के उत्पाती लोग संसद के भीतर जो करते हैं, इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था। राहुल गांधी पर कोई भी टिप्पणी करना उस बेचारे टिप्पणी की बेइज्जती करना है। जिस प्रकार से एक केवल खानदान के लड़का होने के कारण उसको एलओपी बना दिया गया है, न उसे एलओपी की समझ है न उसे इस देश की समझ है। उनकी मानसिकता चीन के प्रति ज़्यादा ईमानदार है और भारत के प्रति कम ईमानदार है और यह हर जगह देखने को मिलती है। किसी भी विदेश के मुद्दे को उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी और चीन की सरकार, पाकिस्तान की सरकार तीनों एक स्वर में बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी अगला चुनाव रायबरेली से नहीं रावलपिंडी से लड़ने जा रहे हैं। और देखिए इस बीच जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने भी बयान दिया है और कहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हम वोट करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हम खड़े हैं। यू से हम लोग स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। माननीय ओम बिरला जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम अपने स्पीकर को सपोर्ट करेंगे और हमारे सीनियर लीडर्स हो सकता है माननीय मंत्री ललन बाबू आज उस पर चर्चा में भाग लेंगे और जैसा मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये जीत हासिल आज करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी को लेकर के बयान दे दिया है और कहा है कि वो कांग्रेस के अबोध बालक है और वो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का। ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते।
स्पीकर पर ऐसा नहीं है, लेकिन आज के एक्शन को देखा जाएगा कि वो मूव करते हैं, ये वापस लेते हैं। अगर ये मूव करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफ़ी की हद की सीमा पार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और इन सब के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का निशांत पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि लंबे समय से मांग चल रही थी, अब इस मांग को हमने पूरा भी किया है और आगे की राजनीति बेहतर निशांत करेंगे। देखिए, हमारे पार्टी में 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और ये मैंडेट भी 2025 में जो मिला, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए चुनाव लड़ा बिहार के अंदर। तो इसलिए स्वाभाविक है, तो ये सरकार भी जो चलेगी बिहार में अभी, तो नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी। ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी तरीके का। उन्हीं के, क्योंकि एक साथ जदयू बीजेपी खास करके 2005 से एक साथ सरकार चलाती रही है और जो बिहार में परिवर्तन हुआ है, दोनों पार्टी साथ रही है इस परिवर्तन में, तो उस हिसाब से सरकार चलेगी। दूसरी बात, जहां तक निशांत जी की बात है, पार्टी ज्वाइन किए हैं। नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक जीवन, बहुत लोग कहते हैं कि 50 साल का है, 50 साल से वो सार्वजनिक जीवन में है। कभी परिवार को उन्होंने जो कहा वो प्रैक्टिस में नहीं किए, लेकिन जब से मुझे भी काम दिया उन्होंने संगठन में, तो बहुत सारे हमारे पार्टी के साथी चाहते थे वो आकर के पार्टी में काम करें। और मैंने ही प्रस्ताव रखा जब हम लोग की मीटिंग हुई थी विधायक दल की, और कल पार्टी ज्वाइन किए हैं, बहुत सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके काम को ही आगे लेकर के चलेंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी निशांत की तारीफ की और कहा कि निशांत की जो सोच है वो काफी सुलझी हुई है और जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। निशांत जी प्रतिभावान है, नौजवान भी। उन्होंने कल कहा है कि मैं अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उसमें प्रतिभा भी झलकती है। बिहार के युवाओं की सोच के अनुरूप वो जरूर अपना काम करेंगे और जनता दल यू और एनडीए को और मजबूत करने का काम करेंगे। बढ़ते आगे और देखिए, बड़ी खबर है जहां बिहार के सभी अंचलों में एक बार फिर से कामकाज ठप पड़ गया है क्योंकि अंचलाधिकारी हड़ताल पर फिर से चले गए हैं। खबर सामने आ रही है कि राजस्व सेवा के दोनों संघ बिरसा और बिरसा यूनाइटेड के ऐलान पर हड़ताल है। सीओ की डीसीएलआर पद पर तैनाती नहीं होने से नाराजगी है। संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को सरकार नहीं मान रही है। राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर पद पर तैनात करने का आदेश था। राज्य में सर्वे और चकबंदी का काम भी आज से अब ठप पड़ चुका है। तो संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को सरकार नहीं मान रही है। राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर पद पर तैनात करने का आदेश था। इसके साथ साथ देखिए, सर्वे का काम हो, चकबंदी का काम हो, वो आज से ठप पड़ गया है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जमीन के जो मामले हैं उसका निपटारा अंचल स्तर से किया जाए। रशनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रशनीश, एक बार फिर से बिहार के सभी अंचलाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, किस तरीके से कामकाज पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, सरकार को ठोस निर्णय लेना होगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व विभाग, और यहाँ पर जो है तमाम जो अंचलाधिकारी हैं वो एक तरह सरकार से रूठे हुए हैं और इसके साथ साथ कर्मचारी पहले से हड़ताल पर हैं। तो सभी सीओ ने, यानी जो बिरसा है और बिरसा यूनाइटेड जो संघ है राजस्व सेवा का, ये दोनों संघों के ऐलान के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो गया है। बता दें आपको कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो पहले से हड़ताल पर थे और इनकी एक ही मांग है, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो जो राजस्व सेवा के जो अधिकारी हैं उनको डीसीएलआर में एक तरह से प्रमोट करने का, उस पोस्ट पर जो है तैनात करने की मांग है, लेकिन उसको लेकर अभी तक ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं। कमेटी बनाने की बात कही गई थी, बैठक भी हुई थी सरकार के साथ,
अब जो है ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और जिसकी वजह से सर्वे, चकबंदी, म्यूटेशन, तमाम जो काम है वो ठप हो गया है। और अब आने वाले समय में एक तरह से जो जनता है उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्व सेवा के तमाम जो अधिकारी हैं वो सरकार से नाराज चल रहे हैं। राहुल जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए वैशाली से इस बीच बड़ी खबर है, जहां क्रिकेट मैच देखने के दौरान किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच के दौरान भारत का विकेट गिरते ही झगड़ा हो गया। 17 साल के कुंदन कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई है। मैनार के जक्कोपुर गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और इस हत्याकांड के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है क्रिकेट का मैच चल रहा था और इसी दौरान जैसे ही भारत का विकेट गिरा, झगड़ा हुआ और ये झगड़ा मारपीट में तब्दील हुआ, जिसमें किशोर की मौत हो गई। तो 17 साल के कुंदन कुमार की मौत की खबर सामने आ रही है और इस मौत के बाद से इलाके में सनसनी है। परिवार वाले लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। खबर सिवान से, जहां पर मानव कंकाल मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसके साथ साथ अब पहचान भी करना चुनौती है। मानव कंकाल देखने के लिए कई गांवों के लोग इकट्ठा हो गए हैं। मानव कंकाल की पहचान भी हुई है। राजेंद्र यादव की यह बताई जा रही है कंकाल, जो करीब 5 माह से लापता थे। कंकाल के पास से राजेंद्र यादव का मोबाइल, लाठी और चुनौती भी मिला है, जिसके जरिए इनकी पहचान हो पाई है। घटना दारौंदा थाना क्षेत्र के उजाय गांव की है। परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र यादव की हत्या कर उनके शव को यहां फेंक दिया गया है। पे हमारा पापा मिस हुए थे 6 मंथ बैक में, तो यहाँ पे गांव का लोग जो भी है, कोई आया था यहाँ पे बकरी वकरी चराने के लिए, तो देखा कि यहाँ पे छाता है, गमछी है, लुंगी है। सूचना मिला तो हम आए। यहाँ पे आए तो पूरा गांव का लोग भी आया, तो यहाँ पे देखे कि उनका जो भी है डेड बॉडी, मतलब जो हड्डी उड्डी मिला है। हाँ, जानकारी हुआ कि बकरी चराने वाला सब आया, तो यहाँ पता लगा कि क्या बोला वो वहाँ पर क्या बोला कपड़ा अथी फेंका हुआ है, पूरा छाता उता फेंका है। तो हम सबको खबर गया, तब हम सब वहाँ आए तो देखे कि हमारा चाचा का है। प्रशासन को सूचना दिए थे? प्रशासन को सूचना दिए, प्रशासन आया, चेक किया जी। तो फिर डीएसपी साहब आए, आके अपना इंक्वायरी किए गए। नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम जयशंकर यादव। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां पर भीषण अगलगी की घटना सामने आई है और इस आग ने काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि राहत की बात कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें बता रही कि किस कदर भीषण यहां पर आग लगी है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बरबट्टा वार्ड 5 में आग लग गई। वहीं आग में झुलसने की वजह से घायल फूलपरी देवी की इलाज के दौरान मौत की भी बात कही जा रही है। बताया गया कि रविवार दोपहर लगी आग में कई घर जल गए थे। फूलपरी अपनी बकरी को बचाने के दौरान झुलस गई थी, तभी देर रात उनकी इलाज के दौरान मौत की खबर भी सामने आई। सरंजन प्रखंड के बरबट्टा पंचायत से आए हैं, वार्ड नंबर 5 से। आज तकरीबन 11 बजे बुरी तरह आग लग गया, इसमें 8-10 घर भी जल गया, करीब 9 खस्सी बकरी जल गया। और ये फूलपरी देवी है जिसका हम पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, ये भी झुलस के मर गई इलाज के दौरान। ये कैसे रूम में थी क्या? हाँ, वो झोपड़ी का घर था। तो ये अचानक आग लगता है इसके घर में। ये लेके चौथा बार आग लगा है। करीब 3 बार 2 बार मुआवजा भी सीओ साहब दे चुके हैं। चौथा मैंने बार जैसे घर जला, फिर बनाया, फिर 10 दिन के बाद अपने आग। देखिए, बिहार में इन दिनों लगातार बच्चा चोरी की अफवाहें फैल रही है और इन अफवाहों के बीच कई निर्दोष इसके शिकार हो जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट तक की जाती है। और एक बार फिर से ऐसा ही मामला मोतिहारी से सामने आया है, जहां पर बच्चा चोर का शक हुआ और इस शक में एक महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। लोगों के हो हंगामा को देखने के बाद किसी व्यक्ति ने ढाका थाना की पुलिस को इसकी जानकारी दी और ढाका थाना की पुलिस ने महिला को अपनी हिरासत में लिया है, पूछताछ की है। मिली जानकारी के अनुसार ढाका बाजार में एक महिला को सामान खरीदने गई थी। तब तक कुछ लोगों को उस महिला का व्यवहार संदिग्ध लगा। उसके बाद कुछ महिलाएं जुट गई और उस बुजुर्ग महिला को बच्चा चोर समझ लिया और उसकी जमकर धुनाई शुरू कर दी गई। वीडियो में देखा जा रहा है कि उस बुजुर्ग महिला की कुछ महिलाएं भी जमकर पिटाई कर रही हैं, उस पर थप्पड़ चला रही हैं। और देखिए,
जो पशु तस्कर है उनकी गुंडागर्दी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मारपीट भी की है जब उनके गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई और वो पशु तस्करी कर ले जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ये बहस है वो मारपीट में तब्दील हो गई। कैमूर की तस्वीर सामने आई है जहां ट्रक रोकने पर बीच सड़क पर ही ये पशु तस्कर दबंगई पर उतर गए। 3 युवक के साथ मारपीट की। तीनों घायल युवक भभुआ थाना पहुंचे। परासिया बीजेपी कार्यालय के पास ये घटना बताई जा रही है। पशु तस्करी का विरोध करने पर पशु तस्करों ने हमला बोल दिया। डायल 112 पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। रिश्वत लेने का भी गंभीर आरोप इन पीड़ितों की तरफ से लगाया गया है। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी की बात कही गई है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और देखिए, गया एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस रूट पर जो फ्लाइटें हैं वो कुछ दिनों के लिए बंद की जा रही है। लिहाजा अब परेशानी जो है इन यात्रियों की बढ़ने वाली है। उन यात्रियों को अब दूसरे रूट का इस्तेमाल करना होगा। खबर ये सामने आ रही कि दिल्ली गया रूट पर सेवाएं दे रही एयर इंडिया 28 मार्च के बाद अपनी विमान सेवाएं बंद कर रही है। एयर इंडिया ने इस रूट के लिए अपनी टिकट बुकिंग भी रोक दी है। गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि 28 मार्च के बाद दिल्ली गया रूट पर एयर इंडिया के विमान आवाजाही नहीं करेंगे। कंपनी ने न तो आगामी समर सीजन के लिए कोई नया शेड्यूल जारी किया है और न ही बोधगया के अगले पर्यटन सीजन के लिए कोई रूपरेखा गया एयरपोर्ट प्रबंधन को सौंपी है। इसका सीधा मतलब है कि अब गया से दिल्ली रूट पर यात्रियों को पूरी तरह से इंडिगो की विमान सेवा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और देखिए, इस बीच बघा से बड़ी खबर है जहां पर एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना धना थाना क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी युवक गांव में अपने रिश्तेदारी में रह रहा था। उसने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर गांव से बाहर सरेह की ओर ले गया, जहां उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में जुट गए। पूरी रात उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह के गांव के लोगों ने बच्ची की बेहोशी की हालत में खून से लथपथ देखा था। अब देखिए, पटना रेलवे स्टेशन पर पटना मेट्रो की तर्ज पर आप QR कोड स्कैन करके आप अपनी प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो ले सकते हैं। तो यात्रियों की सुविधा के लिए ये अब यहाँ पर स्कैनर लगा दिए गए हैं और अपने फ़ोन के जरिए आप ये टिकट ले सकेंगे। अब यात्री QR कोड टिकट स्कैन करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकेंगे। स्टेशन पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है और यात्रियों को बैग स्कैनिंग के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। नई व्यवस्था को लेकर यात्रियों ने संतोष जताया है और इसे सुरक्षा और सुविधा की दिशा में अच्छा कदम बताया है। तर्ज पर अब रेलवे और अन्य परिवहन स्टेशनों पर भी अत्याधुनिक प्रणाली जो टिकट में है वो लागू की जाएगी, ताकि यात्रियों को सहूलियत हो। जिस तरीके से मेट्रो पर टिकट लेने पर ऑटोमेटिक गेट खुलता है या फिर अगर आपके पास टिकट नहीं होगा तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ वैसा ही जो बदलाव है वो अब रेलवे में भी देखने को मिलेगा। और ऐसे जो लंबी कतारें लोगों को लगानी पड़ती है, ऐसी लंबी लाइंस नहीं लगानी पड़ेगी और उसके मद्देनजर जो काम है वो शुरू कर दिए गए हैं। और सिर्फ टिकट में ही नहीं बल्कि पटना जंक्शन की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर भी पटना जंक्शन पर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और पटना जंक्शन पर अब आने वाले यात्रियों के बैग को स्कैनर में जाने के बाद ही स्टेशन में एंट्री दी जा रही है, ताकि पटना में जो लोग यात्रा करें वो सुरक्षित यात्रा करें। यानी मेट्रो की तर्ज पर पटना में टिकट प्रणाली में बदलाव तो किए ही जाएंगे, साथ ही साथ ये जो बैग स्कैनर है, यानी जितने भी यात्री अपने लगेज के साथ सामान के साथ पटना जंक्शन आते हैं, पहले वो ऐसे ही अंदर अपने सामान के साथ चले जाते थे, ट्रेन में बैठ जाते थे, लेकिन अब ये जो बैग स्कैनर लगा है इसमें सामान जांच होने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाती है और हमेशा 24 घंटे ये सिस्टम एक्टिव रहता है। 24 घंटे ये सिस्टम एक्टिव रहता है, 24 घंटे चलता है ये। लोग आते हैं बैग जांच करा के ही आप उन्हें एंट्री आती है। बिना बैग जांच कराए प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं जाता है। सभी लोग आते हैं, बैग चेक होता है, उसके बाद ही प्लेटफॉर्म। एयरपोर्ट जैसा समस्या मेरे मिल रहा है। हाँ। ये सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। सब कुछ सामानों की जांच होगी तो घटनाएं कम होगी। बिल्कुल, देखिए, और यात्री भी इस सुविधा से काफी खुश हैं। वाकई उनके फायदे के लिए है, उनके हित के लिए है। यानी आने वाले दिनों में अपने टिकट में भी जो उसकी प्रणाली में बदलाव है
वो भी देखने को मिलेंगे और मेट्रो की जो सुविधा है वो रेलवे और अन्य परिवहन स्टेशनों पर भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।